यूपीएससी CDS2 2025 मेंस PYQs कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले CDS1 2025 का मेंस PYQ किए हैं। आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जाकर देखें। तो लेट्स स्टार्ट द यूपीएससी CDS2 2025 मेंस PYQ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसाइडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स। ऑप्शन 1 है सिंगिंग ऑफ द शिमला एग्रीमेंट। ऑप्शन 2 है आगरा समिट बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तान। ऑप्शन 3 है सिंगिंग ऑफ द शार्क कैरेक्टर है ना, शार्क कैरेक्टर एट द फर्स्ट शार्क समिट। ऑप्शन 4 है इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबव इवेंट्स। तो ऑप्शन 1 है 1-3-4-2, ऑप्शन 2 है 4-1-3-2, ऑप्शन सी है 1-4-3-2 और ऑप्शन डी है 4-1-2-3। तो लेट्स स्टार्ट द चेक द व्हाट्स द आंसर इज डैट। देखते हैं क्या है इसका। तो इसका आंसर है सी 1-4-3-2। वाई, लेट्स चेक वाई। इसका क्वेश्चन का आंसर है, देख लेते हैं, सी है। ठीक है, सी क्यों है? क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 सिंगिंग ऑफ द शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 1971 के इंडियन पाकिस्तान वार के बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच ये पैक्ट सिंग हुआ था। ठीक है, दैट्स द रीज़न। सबसे पहले 1 है। तो दोनों देशों के बीच पीसफुल रिलेशंस और बायलैटरल टॉक्स के जरिए इश्यूज सॉल्व करने के लिए, ठीक है, पहला नंबर 1 अरेंज होता है। फिर दूसरा है 4 नंबर, इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ये 18 मई 1974 को हुआ था। पोखरन राजस्थान में किया गया इंडिया का पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट, जिसे कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। ठीक है, और ऑप्शन 3 सिंगिंग ऑफ द शार्क कैरेक्टर 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में फर्स्ट शार्क समिट के दौरान साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन शार्क का कैरेक्टर सिंग हुआ था। डेट्स द ऑप्शन नंबर 3। एंड ऑप्शन नंबर 2 आगरा समिट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये 14 से 16 जुलाई 2001। ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के बीच आगरा में हुई समिट मीटिंग थी। सो डैट इज़ द आंसर इज डैट। क्या है? पहला है 1972, फिर 4 है 1974, फिर तीसरा है 1985, फिर चौथा है 2001। सो 1-4-3-2 डेट्स द आंसर इज डैट। ये क्वेश्चन पूछा गया था NCERT क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो यह टॉपिक पहले पूछा गया है क्या PYQ में? तो ये शिमला एग्रीमेंट पोखरन 1 यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2011 और CDS1 2018 में अलग अलग फॉर्म में पूछे जा चुके हैं। शार्क कैरेक्टर CDS1 2016 एंड ये 2019 से पूछा गया था। ठीक है, और करंट अफेयर्स में 2023 और 2026 में पोखरन 1 टेस्ट के 50 साल गोल्डन जुबली में 2024 में पूरे हुए थे, जिस वजह से ये न्यूज़ में काफ़ी हाईलाइट था। ठीक है, अब लॉजिक टू ट्रिक सॉल्व इन एग्ज़ाम क्या है? आगरा, अगर आपको से मतलब आगरा समिट 2001 का ईयर पता है तो आपको पता चल जाएगा कि 2001 सबसे रिसेंट इवेंट है, यानी 2 सबसे आखिरी में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में 2 आखिरी में है और सी आखिरी में 2 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब बस 1 1972, फिर 4 1974 में कंपेयर करें शिमला एग्रीमेंट 1972 वार के तुरंत बाद। ठीक है, पहले हुआ था, और पोखरण टेस्ट है 1974 उसके बाद। इससे डायरेक्टली सी आंसर मिल जाता है। ठीक है, अब 2026 में ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट समिट लीड टू द स्टेबलाइजमेंट ऑफ शार्क
सो ढाका सबमिट सार्क कैरेक्टर 1985। और क्वेश्चन दूसरा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी कंसाइडर स्माइलिंग बुद्धा एंड ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, तो डेट्स और प्राइम मिनिस्टर के साथ मैच द फ्लोइंग कर लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है ये क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज करेक्ट अबाउट द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इलेक्शन। ऑप्शन ए है कैंडिडेट हु विंस में नॉट गेट द मेजोरिटी ऑफ वोट्स। ऑप्शन बी है मोर देन वन मतलब रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कंस्टिट्यूंसी। ऑप्शन सी है वोटर्स वोट फॉर द पार्टी नॉट द कैंडिडेट। ऑप्शन डी है एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन पोर्शन टू परसेंटेज ऑफ वोट दैट इज गेट्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्या है, ए कैंडिडेट हु विंस मे नॉट गेट द मेजोरिटी ऑफ वोट्स। ठीक है, ऑप्शन देख लो क्यों गलत है, ऑप्शन है सही। क्यों सही है ऑप्शन ए, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो इंडिया में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन के लिए यूज होता है में मतलब जीतने के लिए मेजोरिटी 50% +1 वोट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कैंडिडेट को बस बाकी सभी कैंडिडेट से एक वोट ज़्यादा प्लूरलिटी लाना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर 4 कैंडिडेट को 30% और 25% और 20% वोट मिलते हैं तो 30 वाले जीत जाएगा। ठीक है, जबकि उसे 70% लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, नो मेजोरिटी। सो डेट द आंसर इज क्या होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लाया है तो वो जीत जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर बी क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कंस्टिट्यूंसी, ये गलत है। क्योंकि गलत क्यों है, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हर कंस्टिट्यूंसी सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूंसी होती है, यानी एक एरिया से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव जीतता है। ठीक है, ऑप्शन सी वोटर्स वोट फॉर पार्टी नॉट द कैंडिडेट, ये भी गलत है, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वोटर बैलेट पेपर ईवीएम पर कैंडिडेट के नाम और सिंबल्स पर वोट देते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीआर सिस्टम में पार्टी को वोट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है देख लेते हैं, क्योंकि एवरी पार्टी गेट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शंस टू परसेंटेज ऑफ वोट्स डेट इट्स गेट, मतलब कि ये गलत क्यों है, ये फीचर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का है जैसे इजराइल या नीदरलैंड में होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में पार्टी को वोट्स कितने भी मिले, सीट्स कंस्टिट्यूंसी वैसे जीत पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया था, ये टॉपिक पूछा गया था इंडियन लक्ष्मीकांत। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत चैप्टर इलेक्शन से, और एनसीईआरटी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और चैप्टर 3 इलेक्शंस एंड द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। अब ये PYQ में आया था कि नहीं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वर्सेस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर UPSC CSE प्रीलिम्स 2017 में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। CDS 1 2021 और CAPF 2020 में भी इलेक्ट्रल सिस्टम पर डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और ये करंट में मतलब इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स और वन नेशन वन इलेक्शन की डिबेट के दौरान FPTP मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और PR सिस्टम मीडिया में लगातार डिस्कस का हिस्सा बने हुए थे। दैट्स द रीज़न ये पूछा गया है। लॉजिक टू ट्रिक सॉल्विंग एग्जाम, देखो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को मतलब प्लूरलिटी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, प्लूरलिटी सिस्टम भी कहते हैं, जिसका मतलब है सिंपल मेजोरिटी, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स का ही एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, अब देखो अगर आपको पता है कि इंडिया में MPs और MLAs का चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होता है, तो मतलब सोचिए क्या हमारे MP को हमेशा 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं? नहीं, अक्सर 35 से 40% वोट पाने वाले कैंडिडेट भी जीत जाता है। ठीक है, डायरेक्ट लॉजिक से ऑप्शन नंबर ए सही निकलता है।
अब ये एक्सेप्टेड क्वेश्चन मतलब 2026 में कैसे पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग elections in India do not use the फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब कौन से मतलब इंडिया में इलेक्शन है जो यूज़ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं करते। ऑप्शन 1 है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 है लोकसभा इलेक्शन, ऑप्शन 3 है राज्यसभा इलेक्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या है, प्रेसिडेंट और राज्यसभा के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, प्रेसिडेंट और राज्यसभा के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट PRSTV यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ नहीं होता। सो लेट्स चेक द अनदर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेशल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 371 मतलब 371 मैच लिस्ट 1 to list 2, सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बेलो। स्पेशल लिस्ट 1 में है स्पेशल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और दूसरा क्या है लिस्ट में मतलब स्टेट के बारे में, ठीक है। दूसरा में है स्टेट के बारे में। चलो देखते हैं क्या है। तो पहला है आर्टिकल 71 और नागालैंड, दूसरा है आर्टिकल 71A गुजरात, तीसरा है आर्टिकल 71B असम, और चौथा है आर्टिकल 71 गोवा। सो व्हाट्स द आंसर इज डैट, आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। ऑप्शन 3 मतलब सी है। अब देख लो सी कैसे है। ऑप्शन नंबर ए मतलब ए का 2, आर्टिकल 71 किसका है, गुजरात और महाराष्ट्र। आर्टिकल 71 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, विदर्भा, महाथारवाड़ा और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के अलग डेवलपमेंट बोर्ड्स बना सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है, क्योंकि बी आर्टिकल 3 मतलब 371A नागालैंड ये सही है, क्योंकि आर्टिकल 371A के तहत पार्लियामेंट को कोई भी लॉ मतलब नागाज के रिलीजियस, सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉज और लैंड ओनरशिप पर तब तक अप्लाई नहीं हो सकता जब तक नागालैंड स्टेट असेंबली परमिशन ना दे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 70 मतलब 371B का किसका है, आसाम का। आर्टिकल 371B प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आसाम असेंबली में ट्राइबल एरियाज से चुने हुए मेंबर्स की एक कम्युनिटी बना सके। ऑप्शन 4 है डी, आर्टिकल 371(1), ठीक है, जो कि है गोवा का। तो आर्टिकल 371 आई है, ठीक है, में प्रोविज़न है कि गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के काम से कम 30 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। अब ये सवाल कहाँ से पूछा गया था, तो ये सवाल पूछा है इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से। स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास स्पेशल प्रोविज़न फॉर सेम स्टेट और पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये पहले PYQs में पूछे जा चुके हैं क्या, तो हाँ ये डायरेक्ट स्टैटिकल फैक्चुअल मेमोरी का क्वेश्चन है। CDS 2019, CDS 2021 आर्टिकल 71A नागालैंड और आर्टिकल 71F सिक्किम पर स्टेटमेंट वैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। और NDA CAP कैफ मतलब आर्टिकल 71 टू आर्टिकल 70J मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार आ चुके हैं, कॉम्बल्स के साथ पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये करंट में था 2023-2024 में नागालैंड में लोकल बॉडी इलेक्शंस और लैंड राइट्स इशू को लेकर आर्टिकल 71A पूरे नेशनल मीडिया में चर्चा में था। और ये 2025 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के स्पेशल स्टेटस और कंटेम्प्रेरी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट में डिबेट हुई थी, जिस वजह से पार्ट 21 दोबारा न्यूज़ में आ गया। लॉजिक टू ट्रिक सॉल्व इन एग्ज़ाम, तो अल्फ़ाबेट A to J सीक्वेंस। नागालैंड फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट था जिसे स्पेशल स्टेटस मिला, जो है 71A नागालैंड, ठीक है। अब B 71B का है असम के लिए।
अगर आपको मतलब सिर्फ 71A नागालैंड, 71 मतलब नागालैंड और बी पता है तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में B1 है और सी में है B1 है, ठीक है। अब बस आर्टिकल 71 देखिए, आर्टिकल 71 विदाउट सब लेटर्स, गुजरात महाराष्ट्र A2, तो इस A2B1 देखते ही ऑप्शन सिंगल सूट में कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब एक्सेप्टेड क्वेश्चन इन फ्यूचर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो स्टेट ऑफ कर्नाटका का स्पेशल प्रोविज़न देता है किसको, किसके ज़रिए, आर्टिकल 371 जे के ज़रिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, हैदराबाद कर्नाटका रीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव बॉडी। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। ऑप्शन 1 है प्रोविज़न फॉर द रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा हैज़ बीन मेड वाइड 106 106 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी है देयर आर प्रोविजंस ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट। और ऑप्शन 3 है देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर है ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 3। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ओनली 3। ओनली 3 क्या है, देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ फॉर वुमेन इन पंचायत, ठीक है, ये सही है। और 1 और 2 क्यों गलत है देख लेते हैं। 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और दिल्ली असेंबली में वुमेन रिजर्वेशन कितना है, 33% दिया है, पर राज्यसभा अपर हाउस में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट में राज्यसभा ऐड करके ट्रैप बनाया गया था, जो कि गलत है, ठीक है। राज्यसभा में कोई सीट रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। अब 2 क्यों गलत है, 106 अमेंडमेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा लोअर हाउस में रिजर्वेशन देता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब काउंसिल्स विधान परिषद ऊपर हाउस में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दैट्स द रीज़न, ये भी गलत है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है आर्टिकल 243D और 373 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पंचायत में कम से कम 1/3 मतलब 33% सीट वुमेन के लिए रिजर्व है, कुछ स्टेट में 50% भी है। सो डैट्स द रीज़न, ऑप्शन नंबर 3 सही है। और ऑप्शन नंबर 1 प्रोविज़न ऑफ रिजर्वेशन सीट वुमेन लोकसभा राज्यसभा जो दे दिया था, यही ट्रैप है, राज्यसभा में सीट नहीं है, ठीक है, रिजर्वेशन नहीं है फॉर वुमेन के लिए। अब यहाँ पे दिया हुआ था रिप्रेजेंटेशन सीट फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, ये नहीं है, ठीक है, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली में है, ठीक है। सो डेट्स द रीज़न, दोनों ट्रैप था और ऑप्शन नंबर 3 ओनली करेक्ट है। अब ये टॉपिक पूछा गया था इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से, पंचायती राज 73 अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 243D से, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करंट अमेंडमेंट 2 मतलब 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 से, ठीक है। अब ये क्या PYQs में ये टॉपिक बना हुआ था, तो PY के 73 अमेंडमेंट और पंचायती राज वुमेन रिजर्वेशन CDS NDA और UPSC प्रीलिम्स में कम से कम 5 से ज़्यादा बार पूछा है। एग्जाम्पल CDS 1 2017, CDS 2 2020, UPSC CSE 2016। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सितंबर 2023 में पास होने के बाद, क्या सितंबर 2023 में पास होने के बाद CDS 1 2024, CSE 2024 में इसके प्रोविजंस पर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब करंट में ये टॉपिक बना हुआ था 19 सितंबर 2023 106 अमेंडमेंट एक्ट बिल नारी शक्ति वंदन मतलब अधिनियम, याद रखना 19 सितंबर 2023 रिपब्लिक और 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नारी शक्ति
आवंधन अधिनियम पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में पास हुआ है और ये 2024-26 डिलिमिटेशंस एक्सरसाइज और सेंसस 2026-27 के बाद इस अमेंडमेंट के इम्प्लीमेंटेशन की डिबेट कंस्टिट्यूएंस न्यूज़ में हाईलाइट थी। ठीक है, तो ये आगे फ्यूचर में भी पूछ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो ये मतलब लॉजिक टू ट्रिक सॉल्व इन एग्जाम। क्या यूपीएससी हमेशा अपर हाउस, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्वेश्चन में ऐड करता है? ठीक है, अपर हाउस, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऐड करता है। तो रूल क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन वाले हाउस, डायरेक्ट इलेक्शन वाले हाउस क्या है? लोकसभा, विधानसभा और पंचायत म्यूनसिपैलिटीज में रिजर्वेशन होता है। ठीक है, किस में होता है देख लो अच्छा से। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी में रिजर्वेशन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस वाले अपर हाउस जैसे राज्यसभा, विधान परिषद में नॉमिनेशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, वहाँ सीट्स रिजर्व नहीं होती है। जैसे ही आप कैच करोगे कि राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं, स्टेटमेंट 1 गलत। जैसे ही आप कैच करोगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्वेशन नहीं, 2 गलत, और 3 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आस्क इन फ्यूचर इन एग्जाम। तो विथ रेफरेंस टू द 106 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 कंसाइडर द फॉलोइंग। ऑप्शन 1 है इट एम्स आर्टिकल 239A टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। और ऑप्शन 2 है द रिजर्वेशन केम्स इनटू फोर्स इमीडिएटली आफ्टर द प्रेसिडेंट एसेंट इन 2023। जी नहीं, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ओनली 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2 गलत है क्योंकि बिकॉज इट विल केम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर डिलिमिटेशन पोस्ट सेंसस नॉट द प्रेसिडेंट एसेंट। ठीक है, तो दैट्स द रीज़न। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 7th शेड्यूल सब्जेक्ट्स एंड लिस्ट। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट करेक्टली मैच। और ठीक है, क्या है? फॉरेस्ट जो है कंकरेंट लिस्ट। ऑप्शन बी है टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग स्टेट लिस्ट। और ऑप्शन सी है इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट। ऑप्शन डी है सेंसस कंकरेंट लिस्ट। सो ऑप्शन नंबर डी आर नॉट, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है, कंकरेंट लिस्ट। कैसे? सेंसस क्यों गलत है इसमें पूछा, नॉट करेक्टली मैच। देखो ऑप्शन नंबर ए फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट है जो करेक्टली मैच है। ओरिजिनली फॉरेस्ट स्टेट लिस्ट में था, लेकिन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के ज़रिए इस लिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कंकरेंट लिस्ट 3 में शिफ्ट कर दिया गया। इस पर यूनियन और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं, तो इसको याद रखना। पहले ये स्टेट लिस्ट में था फॉरेस्ट स्टेट्स, बट अब ये 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ये किस में आ गया? कंकरेंट लिस्ट में। तो ये करेक्टली मैच है। ऑप्शन नंबर बी टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग स्टेट लिस्ट, ये सही है क्योंकि लैंड और बिल्डिंग्स पर टैक्स लगाना पूरे तरीके से स्टेट लिस्ट लिस्ट 2 इंटायरली 49 का सब्जेक्ट है। लोकल बॉडीज़ और स्टेट गवर्नमेंट इश्यूज रेवेन्यू कलेक्ट करती है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी क्यों करेक्ट मैच है? इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट। तो बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज और इंश्योरेंस इंटायरली 747 मतलब जैसे फाइनेंशियल्स मैटर्स पर एक्सक्लूसिव लॉ बनाने का मतलब अधिकार सिर्फ सेंट्रल पार्लियामेंट के पास है, इसलिए यूनियन लिस्ट लिस्ट 1 का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऑप्शन डी क्यों करेक्टली मैच नहीं है? क्योंकि सेंसस जनगणना जिसे कहते हैं लिस्ट कंकरेंट लिस्ट, ये गलत है क्योंकि सेंसस जनगणना कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। सेंसस यूनियन लिस्ट लिस्ट 1 क्या है? यूनियन लिस्ट लिस्ट 1 एंट्री 69 का सब्जेक्ट है। देश भर में पॉपुलेशन काउंटिंग और डाटा कलेक्शन का पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन के पास होता है। ठीक है, तो ये है यूनियन लिस्ट। ये टॉपिक पूछा गया था इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से। चैप्टर था सेंटर स्टेट रिलेशंस लेजिस्लेटिव रिलेशंस, आर्टिकल 246 7 शेड्यूल। ठीक है, तो ये क्या पहले पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन
PYQ में पूछे जा चुके हैं। 7 शेड्यूल पर UPSC, CSE, CDS, CCAF, NDA में 10 से ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुके हैं। 42 अमेंडमेंट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट फॉरेस्ट, मतलब क्या ट्रांसफ़र हुआ था 42 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, फॉरेस्ट एजुकेशन, ठीक है। CDS 1 2018, CDS 2 2021 और CSE प्रीलिम 2017 में आ चुका है। और सेंसर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, UPSC में ये डिस्टिंक्शंस अक्सर पूछा जाता है। सेंसस यूनियन लिस्ट है, पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग कंकरेंट लिस्ट है। क्या है? सेंसस है यूनियन लिस्ट, और पॉपुलेशन कंट्रोल या फैमिली प्लानिंग क्या है? कंकरेंट लिस्ट है। ये करेंट में बना हुआ था क्या? नहीं। तो यस, सेंसस डिले और कास्ट सेंसस डिबेट 2021 के डिलेड सेंसस और अलग अलग स्टेट्स जैसे बिहार द्वारा स्टेट मतलब कास्ट सर्वे करवाने के बाद पर यूनियन लिस्ट एंट्री 69 सेंसस का लीगल मैटर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यूज़ में चर्चा में थी। डेट्स द रीज़न, ये पूछ लिया वहाँ से। अब सेंसस लॉजिक टू ट्रिक इन एग्ज़ाम, ठीक है, एलिमिनेशन इन एग्ज़ाम। सेंसस देश की गिनती नेशनल लेवल पर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इसे स्टेट टू स्टेट अलग नहीं बनाया जा सकते, इसलिए ये सिर्फ यूनियन लिस्ट हो सकता है। ऑप्शन 2 मतलब ये पॉपुलेशन कंट्रोल कंकरेंट लिस्ट में है पर सेंसस यूनियन लिस्ट में है। इस रूल को याद रखने के ऑप्शन डी सीधा एलिमिनेट हो जाता है। पॉपुलेशन कंट्रोल कंकरेंट लिस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल कंकरेंट लिस्ट और सेंसर इन यूनियन लिस्ट। हाउ टू आस्क इन फ्यूचर इन एग्ज़ाम, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कंसाइडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइक एजुकेशन 1, ऑप्शन नंबर 2 फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 वेट्स एंड मेजर्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव वेयर मूव्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट, मतलब कौन कौन से मूव हुए हैं, मतलब स्टेट लिस्ट से उठा करके कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है 42 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। तो ऑल आर डाल दिया गया है। टोटल 5 सब्जेक्ट्स वेयर ट्रांसफ़र, ठीक है। तो 5 चीज़ है ट्रांसफ़र हुआ था। क्या हुआ था? एजुकेशन हुआ है, फॉरेस्ट हुआ है, वेट्स एंड मेजर्स हुए हैं, प्रोटेक्शंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ जस्टिस, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। इसको याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 6, क्या है 6? प्रीएम्बल, टेक्सचर, सीक्वेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया आर करेक्ट। तो ऑप्शन 1 है द वर्ड सेक्युलर कम्स बिफोर द वर्ड सोशलिस्ट। ऑप्शन नंबर 2 है द वर्ड जस्टिस कम बिफोर द वर्ड इक्वालिटी। तो द क्वेश्चन ऑप्शन 3 है द वर्ड फर्टर्निटी कम्स आफ्टर द लिबर्टी। सो करेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बेलो। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए है 1 2, ऑप्शन बी है 2 3, ऑप्शन सी है 1 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट 2 3। कैसे 2 3 सही है? तो देख लेते हैं। प्रीएम्बल की शुरुआत होती है कैसे, देखो क्या होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, आपको तो सबको पता होगा। solemnly resolve to constitute India into a sovereign, क्या है कैसे, जब प्रीएम्बल हम लोग पढ़ते हैं, सॉवरेन सोशलिस्ट सिक्योर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव आते हैं? जस्टिस, जिसको कहते हैं सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, equality of status and opportunity, and to promote among all fraternity. So what's the answer होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसलिए गलत है क्योंकि सीक्वेंस है सोशलिस्ट पहले, उसके बाद सेक्युलर, तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेटमेंट में लिखा है सेक्युलर पहले आता है। क्या आता है? सेकुलर पहले आता है, उसके बाद जो गलत है, सेकुलर पहले नहीं आता। क्या आता है? पहले सोशलिस्ट आता है, ठीक है। अगर प्रीएम्बल याद रहता है आपको तो ये सॉल्व हो जाता। अब 2 क्यों सही है? 2 क्यों सही है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ऑर्डर है जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी, इसमें जस्टिस पहले आते हैं
और इक्वालिटी बाद में, तो बिल्कुल सही आंसर है। जस्टिस पहले आता है, इक्वालिटी बाद में। 3 क्यों सही है? लिबर्टी पहले आता है, सेकंड प्लेस, और फर्टर्निटी आखिर में, फोर्थ प्लेस। तो फर्टर्निटी लिबर्टी के बाद ही आता है। ऑप्शन नंबर सी 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये पूछा गया था इंडियन पॉलिटी एंड लक्ष्मीकांत से। चैप्टर था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की वर्ड्स इन द प्रियम्बल ऑफ टेक्सचर ऑर्डर। ठीक है, इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर 1 सही, गलत क्या है? ऑप्शन नंबर 1 गलत है। यहाँ क्या आएगा? पहले सेकुलर है फिर सोशलिस्ट, पर क्या होगा? पहले सोशलिस्ट आएगा फिर सेकुलर आएगा। ठीक है, अब देखो जस्टिस, द वर्ड जस्टिस कम बिफोर द वर्ड इक्वालिटी, ये तो सही है। जस्टिस इक्वालिटी से पहले आता है। ठीक है, फर्टर्निटी आफ्टर द वर्ड लिबर्टी, ये भी सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं नीचे, ये भी सही है। अब ये टॉपिक क्या मतलब PYQ में ये था, तो यस, ये पहले भी पूछा जा चुका है। यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। CDS 1 2017, CDS 2 2019, सॉवरेन सोशलिस्ट सिक्योर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एग्जैक्ट पूछी गई थी। CSE प्रीलिम्स 2020 और 2021 में प्रियम्बल की वर्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग और पोजीशन पर कंसेप्चुअल टेक्सचुअल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये टॉपिक करेंट अफेयर्स में 42 अमेंडमेंट डिबेट, सुप्रीम कोर्ट में 42 अमेंडमेंट 1976 द्वारा ऐड किया गया वर्ड सोशलिस्ट सिक्योर इंटीग्रिटी को प्रियम्बल में बने रहने की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर पिटीशन सुनाई गई थी, जिससे प्रियम्बल का टेक्स्ट न्यूज़ हेडलाइंस में था। अब लॉजिक टू मेमोरी ट्रिक। ठीक है, क्या है? नेचर ऑफ स्टेट कोड क्या है? नेचर ऑफ स्टेट कोड है सोसिडी क्या है? सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, और डी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, इसको है ट्रिक। ऑब्जेक्टिव कोड क्या है? JLEF क्या है? JLEF है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी। मतलब स्लोइंग स्ट्रेटजी क्या है भाई? जैसे ही आपको याद आते हैं सोशलिस्ट कम बिफोर सेकुलर, आपको पता चल जाता है कि ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर CACD तीनों 1 सही मिलता है। ठीक है, शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट होकर के ऑप्शन नंबर B एग्जैक्ट आ जाएगा। हाउ टू आस्क फ्यूचर इन एग्जाम, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वेयर एडेड टू द प्रियम्बल 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, मतलब कि कौन सा वर्ड प्रियम्बल में जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए? तो ऑप्शन 1 है सोशलिस्ट, ऑप्शन नंबर 2 है सेकुलर, ऑप्शन नंबर 3 है इंटीग्रिटी, ऑप्शन नंबर 4 है लिबर्टी। तो क्या होगा? 1 2 3 ये तीनों जोड़ा गया था। सोशलिस्ट सिक्योर इंटीग्रिटी वेयर एडेड, लिबर्टी वाज ऑलरेडी प्रेजेंट एट द ओरिजिनल प्रियम्बल। ठीक है, सोशलिस्ट सिक्योर सेक्युलर और इंटीग्रिटी 42 अमेंडमेंट एक्ट से 1976 के जरिए जोड़े गए थे। अब क्वेश्चन है 7, क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है मोशंस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या है? विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग अबाउट मोशन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करेक्ट? ऑप्शन ए है ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी एडमिनिसेबल अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑप्शन बी है ए नो कॉन्फिडेंट मोशन मस्ट सेट आउट ग्राउंड ऑन विच इट इज़ बेस्ड। ऑप्शन सी है राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू entrain a motion of no confidence, and option D है censure motion need not be based on specific ground or charges। so option number C सही है, राज्यसभा is not empowered to entertain a motion of no confidence। ठीक है, ऑप्शन नंबर C है सही। तो ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है? क्योंकि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी एडमिसेबल अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, ये गलत है। नो कॉन्फिडेंट मोशन अविश्वास प्रस्ताव किसी के इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ नहीं लाया जाता है, ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी सरकार के खिलाफ ही लाया जाता है। ठीक है, दैट्स द रीज़न ऑप्शन नंबर 1 गलत है।
ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है कि रूल ऑफ लॉ लोकसभा मतलब रूल 198 में मुताबिक नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार को गिरने के लिए रीजंस या ग्राउंड बताना ज़रूरी नहीं होता है। डेट्स द रीज़न नो कॉन्फिडेंस मस्ट सेट आउट ग्राउंड ऑन विच इज़ बेस्ड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्यों सही है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75(3) के मुताबिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। दैट्स द रीज़न राज्यसभा इज़ नॉट एम्पावर्ड टू इंटरनेट ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है क्योंकि सेंसर मोशन निंदा प्रस्ताव लेने के लिए स्पेसिफिक ग्राउंड और रीज़न बताना मैंडेटरी होता है ताकि किसी मिनिस्ट्री या पूरे कैबिनेट के लिए ख़ास एक्शन की निंदा की जा सके। इसलिए ये गलत है क्योंकि सेंसर मोशन नीड नॉट बी बेस्ड ऑन नो इज़ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड ऑफ चार्जेस। दैट्स द रीज़न ये गलत है। ऑप्शन ये पूछा गया था इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पार्लियामेंट टॉपिक है। सब टॉपिक पार्लियामेंट्री मोशंस नो कॉन्फिडेंट मोशन वर्सेस सेंसर मोशंस। ठीक है, अब ये PYQ में भी बना हुआ था, पहले भी पूछ चुका है। तो पार्लियामेंट्री मोशंस पर UPSC 7 से 8 बार क्वेश्चन आ चुका है और UPSC CSME 2014 CDS1 2019 नो कॉन्फिडेंट मोशन की एलिजिबिलिटी 50 मेंबर्स से रिक्वायरमेंट और लोकसभा एक्सक्लूसिवली पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, CDS2 2021 कैफ 2020 सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंट मोशन के बीच डिफरेंसेस पूछा गया था। ठीक है, अब देखो तो मोशन पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगस्त 2023 में मणिपुर वायलेंस इश्यूज़ पर पोजीशंस पार्टीज द्वारा लोकसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, जिसके वजह से ये टॉपिक नेशनल डिस्कशन और एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था। लॉजिक मेमोरी ट्रिक क्या है इसका? नो लेस नो रीज़न मतलब नो कॉन्फिडेंट मोशन लोकसभा ओनली। ठीक है, और नो रीज़न नीडेड। ठीक है, नो कॉन्फिडेंट मोशन लोकसभा ओनली और नो रीजंस। एलिमिनेशन कैसे कर सकते थे? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75 है। गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द लोअर हाउस लोकसभा ओनली। ठीक है, हेंस राज्यसभा कैन नेवर पास ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखो 2026 में कैसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसर मोशन। क्या है सेंसर मोशन? ऑप्शन 1 है इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इन इंडिविजुअल मिनिस्टर। ऑप्शन 2 है इफ इट इज पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। सो ऑप्शन नंबर ओनली 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही गलत है क्योंकि पासिंग सेंसर मोशन डज नॉट रिक्वायर क्या है रीजनल वेयर एज नो कॉन्फिडेंट मोशन फॉर रिजाइनेशंस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ओनली 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते 8 पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या है भाई क्वेश्चन पूरा? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। ऑप्शन ए है अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर टू पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑप्शन 2 है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऑप्शन सी है फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑप्शन डी है प्रोविजन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। तो मतलब ऑप्शन ए है क्यों गलत है? क्यों अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर टू पब्लिक सर्विस कमीशन ये आर्टिकल मतलब पार्ट कितना में 15 में आर्टिकल 316 में आता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की
स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया था इनियली, ठीक है। 10 ड्यूटीज़ थी, बाद में से 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के 11 ड्यूटीज ऐड की गई है। अब फिर से इसको देखो, 42 जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1976, इसके दो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया था, ठीक है। अब ये इसमें पहले कितना ड्यूटीज़ था, 10 ड्यूटीज़ थी, बट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको 11 ड्यूटीज़ बना दी गई है, इसलिए ये ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी क्यों गलत है, क्योंकि फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ये गलत है, ये भी पार्ट 15 आर्टिकल 320 का पार्ट है, ठीक है, 320 का पार्ट है। अब ऑप्शन डी क्यों गलत है, क्योंकि प्रोविज़न फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट से सिलेक्टेड फंक्शंस पार्ट 4 द स्टेट आर्टिकल्स 152 टू 237 में आती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया था इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पहले PYQs में पूछा जा चुका है, तो डायरेक्ट पार्ट्स मैच क्वेश्चंस यूपीएससी CDS NDS 10 से ज़्यादा बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और CDS 1 2018, CDS 2 2022, NDA 2020 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 4A, पार्ट 9 मैच करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुकी है। अब ये करंट में क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सिविक ड्यूटीज़ और सिटीजन्स के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस पर बातें की है, जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A स्टैटिक सिलेबस में कंटिन्यूअस हाईलाइट रहा है, ठीक है, इसलिए उठा के पूछ लिया गया। और ये लॉजिक मेमोरी ट्रिक देखो टैटू से क्या है, पार्ट्स मेमोरी ट्रिक क्या है, फर्स्ट फ्यू पार्ट्स देख लो, पार्ट 1 टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजन, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 DPSP, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो ट्रिक टैटू क्या है, 4A 51A ड्यूटीज़, तो 70 क्या कहाँ से जोड़ा गया था, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है इन फ्यूचर इन एग्ज़ाम, तो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर आर्टिकल 51A, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 11 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, तो पहले 10 थी, फिर उसको क्या ऑप्शन नंबर सी 86 अमेंडमेंट एक्ट से 2002 से एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज 6 से 14 ये जोड़ी गई थी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ड्यूरल लाइन क्वेश्चन है, द ड्यूरल लाइन इज ए बॉर्डर डेमोक्रेशन दैट सेपरेट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इससे पहले CDS 1 में ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, CDS 1 2025 का क्वेश्चन वाला में पूछ चुके हैं ये वाला हम लोग। ऑप्शन 1 है अफगानिस्तान एंड ईरान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी इंडियन पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है अफगानिस्तान एंड चाइना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा ड्यूरल लाइन किसका है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का। अफगानिस्तान और ईरान जो है, ईरान के बीच की इंटरनेशनल बॉर्डर को हेलमंड रिवर बाउंड्री या गोल्ड माइंड लाइन के नाम से जाना जाता है, ड्यूरल लाइन से नहीं। क्या जाना जाता है, अगले देखो एग्जाम में पूछ सकता है भाई इसको, तो फिर से तुम देख लो। अफगानिस्तान और ईरान के टॉपिक्स जो है, जो बॉर्डर होते हैं, उसको कहते हैं हेलमंड रिवर बाउंड्री या गोल्ड माइंड लाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मतलब और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो कि ड्यूरल लाइंस के नाम से जाना गया जाता है। 640 किलोमीटर लंबाई बॉर्डर है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। इस लाइन को 1896 में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट किस किया था, सर मॉर्टाइमर ड्यूरल और अफ़गानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच साइन हुई एग्रीमेंट के तहत बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इंडियन एंड पाकिस्तान को अलग करने वाली ऑफिशियल नेशनल बॉर्डर को रेड क्लिफ कहते हैं। हम लोग बोले ना कि पाकिस्तान और इंडिया में झगड़ा होते रहता है, झगड़ा से खून बनता है, तो खून से
बहता है तो रेड क्लिफ होता है, ठीक है, जो कि 1947 में है। और लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल किसका है? जम्मू एंड कश्मीर से है। अफ़गानिस्तान एंड चाइना क्या है ये? अफ़गानिस्तान और चाइना के बीच की नॉर्वे बॉर्डर स्ट्रिप, वो वकान कॉरिडोर बॉर्डर जो एग्जैक्ट काराकोरम पास एरिया में आती है, ड्यूरन लाइन नहीं है, ठीक है। अब देखो ये टॉपिक पूछा गया था एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, एनसीईआरटी हिस्ट्री, ब्रिटिश एक्सटर्नल पॉलिसीज और टॉपिक इंडिया एंड इन इट्स नेबर कंट्रीज बाउंड्रीज ऑफ साउथ एशिया से। ये क्वेश्चन क्या मैंने बोला ना, CDS 1 में भी पूछा गया है, CDS 5 मतलब CDS 1 2025 में पूछा गया था, ठीक है। और इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस पर यूपीएससी कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। CDS 1 2017, CDS 2 2020, डूरल लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, फोर्थ पैरेलल को मैच करने का क्वेश्चन आ गया है। एनडीए 2019 में भी डूरल लाइन को देशों को अलग करती है, डायरेक्ट वन लाइनर पूछा गया था, ठीक है। अब देखो डूरल लाइन किसका है भाई? इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का, ठीक है। अब देखो करंट में ये डूरल लाइन पर तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के बीच बॉर्डर फेंसिंग और क्रॉस बॉर्डर क्लासेस के वजह से लगातार मिलिट्री टेंशन रही। और ये के डिबेट मतलब मार्च 2024 और अक्टूबर 2025 में डूरल लाइन के पास हेवी एरिया स्ट्राइक्स और बॉर्डर सिकमेसेस हुई, जिस वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट इंटरनेशनल न्यूज़ में कंटिन्यूसली कवर किया गया था, जिस वजह से ये पूछा गया था। अब देखो इसको तुम ट्रिक से याद कैसे कर सकते हो। पैड क्या है? पैड निमोनिक ट्रिक देखो, पैड मतलब पी से पाकिस्तान, इससे अफगानिस्तान, तो पैड का क्या होगा? पी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान का डूरल लाइन होता है पैड, याद रखना, ठीक है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान का डूरल लाइन, इंडियन पाकिस्तान का रेड क्लिफ लाइन, और इंडिया चाइना का मैकमोहन लाइन, जर्मनी फ्रांस का मैगिनोट लाइन, ठीक है। याद रखोगे ना, इंडिया पाकिस्तान चाइना का है मैकमोहन लाइन, मैक। अब ये एग्ज़ाम में कैसे पूछ सकता है, अनदर एग्ज़ाम एंड फ्यूचर इन एग्ज़ाम में, तो विच नॉर्व स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी ऑफ अफगान सेपरेट्स तजाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान एंड वाज क्रिएटेड एज ए बफर जोन अलॉन्ग द डूरल लाइन? तो ये वखान कॉरिडोर है। क्या है? वखान कॉरिडोर, ठीक है, वखान कॉरिडोर है। और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्रोनोलॉजी ऑफ सोशल मूवमेंट क्या है? क्वेश्चन कंसाइडर द फॉलोइंग सोशल मूवमेंट। चिपको मूवमेंट, ऑप्शन 2 है बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन 3 है सत्यशोधक समाज। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट ऑफ द लॉन्च ऑफ द अबव सोशल मूवमेंट? तो क्या है ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ए है 213, ऑप्शन बी है 312, ऑप्शन सी है 321, ऑप्शन डी है 123। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 321। 321 कैसे होगा? ऑप्शन नंबर 3 देख लो सीक्वेंसेस। तो हिस्टोरिकल ब्रेकडाउन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है सत्यशोधक समाज, जो कि हुआ था 1873 में। ये महाराष्ट्र से मतलब ज्योतिराव फुल्ले द्वारा शुरू किया गया एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। इसका मकसद कास्ट बेस्ड ऑपरेशंस, अनटचेबिलिटी और वुमेन लोअर कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस के खिलाफ आवाज़ उठाना। सो पहले सत्यशोधक समाज 1873 में हुआ था, ठीक है। उसका बाद हुआ था ऑप्शन नंबर बी बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था। क्या से हुआ था? ये हुआ था गुजरात के बारदोली में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 22% लैंड रेवेन्यू लगान मतलब बढ़ने के खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में हुआ पीजेंट प्रोटेस्ट। इस मूवमेंट की सक्सेस के बाद यहाँ की महिलाओं ने मतलब वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था, ठीक है। पहला हुआ था सत्यशोधक समाज का, फिर हुआ था 1928 में बारदोली सत्याग्रह, फिर हुआ था जाके चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट हुआ था कहाँ पे? ये हुआ था
पहला हुआ था सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र से, फिर बारदोली हुआ था किससे, गुजरात से शुरू, और फिर चिपको हुआ था उत्तराखंड से शुरू। ये घरवाल रीजन के सुंदरलाल बहुगुणा, चंदनी प्रसाद भट्ट और गौरव देवी द्वारा चलाया गया इन्वायरमेंटल इको मूवमेंट कमर्शियल ट्री कटिंग को रोकने के लिए गांव के लोग खासकर महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती थी। ठीक है, चिपको मूवमेंट ये 70 मतलब ठीक है। तो 3-2-1 1873 में सत्यशोधक समाज, 1928 में बारदोली सत्याग्रह और 1973 में चिपको मूवमेंट। ठीक है, अब ये टॉपिक पूछा गया है मॉडर्न हिस्ट्री से, स्पेक्ट्रम से और एनसीईआरटी क्लास 12th। थीम है इंडिया मतलब इंडियन हिस्ट्री। चैप्टर है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सत्यशोधक समाज 1873। ऑप्शन 2 है कि पीस मतलब पीजेंट मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस, बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928, और इन्वायरमेंट मूवमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, चिपको जो है 1973। ये पहले भी पूछा जा चुका है। ये तीनों टॉपिक यूपीएससी का सुपर हिट एरिया है। ठीक है, सत्यशोधक समाज यूपीएससी 2016, सीडीएस 1 2018, कैप 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। बारदोली सत्याग्रह सीडीएस 2019, एनडीए 2021 में पूछा गया था। चिपको मूवमेंट क्या है, सीडीएस 1 2020 में मतलब सुंदरलाल बहुगुणा और चांदनी प्रसाद भट्ट के रोल्स पर स्टेटमेंट आ चुका है। तो ये बहुत टॉपिक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, और ये करंट में था। तो चिपको मूवमेंट 50th एनिवर्सरी 2023-24 में चिपको मूवमेंट के 50 ईयर्स मतलब 1973 से 2023 कंप्लीट हुए, और 2023 में कितना 50 साल कंप्लीट हुआ है, जिसकी तहत इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और इन्वायरमेंटल फॉर्म्स पर इस मूवमेंट को बहुत कवर किया गया था। अब लॉजिक एलिमिनेशन ट्रिक निमोनिक क्या है, 19th सेंचुरी मतलब 1800 सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एरा, सत्यशोधक समाज जो कि 1873 सबसे पहले आ गया। ठीक है, अब अर्ली 20th सेंचुरी 90s प्री इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल फार्मर्स मूवमेंट, बारदोली 1928 बीच में आ गया। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा इन्वायरमेंटलिज्म, चिपको मूवमेंट सबसे बाद में आ गया। एलिमिनेशन, अगर आपको बस इतना पता था कि सत्यशोधक समाज 19th सेंचुरी का है यानी सबसे पहले, तो ऑप्शन बी और सी बचते हैं। फिर चिपको इन्वायरमेंट 1970 सबसे नया है, इसका मतलब है कि सबसे आखिर में आएगा क्या, ए कन्फर्म। तो ठीक है, क्या है 1873 रिफॉर्म्स, फिर ठीक है, फिर 1928 पीजेंट, फिर 1973 इको इन्वायरमेंट। अब ये हाउ टू आस्क फ्यूचर इन एग्जाम क्वेश्चन। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फाउंडिंग ऑफ द सत्यशोधक समाज इन 1873। तो ऑप्शन है किसने किया था, तो सत्यशोधक समाज की शुरुआत ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर बी है, सत्यशोधक समाज की क्या थी शुरुआत, ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, ताशकंद एग्रीमेंट क्या है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ताशकंद एग्रीमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 है इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द सॉवरेन यूनियन। ऑप्शन बी है इट वाज एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन बी है इट वाज एग्रीमेंट दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। ऑप्शन डी है इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। सो ऑप्शन नंबर बी राइट है, इट वाज एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन ए क्यों गलत है, क्योंकि सॉवरेन यूनियन यूएसएसआर ने इस पैक्ट में सिर्फ मेडिटर मतलब बिचौलिए का मेडिटर का काम रोल प्ले किया था, डायरेक्ट मतलब बिलेटरल एग्रीमेंट इंडिया और यूएसएसआर के बीच नहीं था।
इंडिया यूएसएसआर ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन 1971 में साइन हुई थी। इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सॉवरेनिटी। ये गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत सही है क्योंकि ये 10 जनवरी 1966 के ताशकंद उज्बेकिस्तान मतलब ताशकंद समझौता के बाद भी ना, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का कोई पता नहीं चला था क्या हुआ नहीं हुआ, तो तुम लोगों को कहानी पता ही होगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान तब यूएसएसआर का हिस्सा में इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस ट्रीटी साइन हुई थी। इस पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान ने साइन किया था। इसका मकसद 1965 के इंडो पाक वार के बाद दोनों देशों में शांति और प्री वार मिलिट्री पोजीशन को बहाल करना था। ठीक है, तो दैट्स द रीज़न इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3 क्यों गलत है? क्योंकि ऑप्शन 3 जो है बांग्लादेश 1971 वार के बाद बना था। उस वार के बाद शिमला एग्रीमेंट 1972 साइन हुआ था। ठीक है, इट वाज एग्रीमेंट दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। ये गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है? क्योंकि ताशकंद डिक्लेरेशन को मंगोलिया से कोई लेना देना नहीं था। दैट्स द रीज़न इट वाज नॉट द एग्रीमेंट ऑफ इंडियन एंड मंगोलिया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? तो एनसीईआरटी क्लास 12 यह कहाँ से पूछा गया था? एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, चैप्टर इंडियंस एक्सटर्नल रिलेशंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री इंडो पाक वार 1965 ताशकंद डिक्लेरेशन से। ठीक है, और ये PYQs में पहले ताशकंद एग्रीमेंट यूपीएससी सीएसई मेंस 2013 GS1 और प्रीलिम्स CDS में 2003-4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। CDS 1 18, CDS 2 21 प्राइम मिनिस्टर और उनके द्वारा साइन किया गया अकॉर्ड जैसे सरस्वती, ताशकंद, इंदिरा, शिमला, राजीव, श्रीलंका को मैच करने का क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब ये करंट में था कि नहीं? तो ये करंट में था। लाल बहादुर शास्त्री जी की बर्थ डेट एनिवर्सरी के दौरान और कोल्ड वार डिप्लोमेसी के रिव्यू में 1965 और ताशकंद एग्रीमेंट आर्टिकल्स में कवर रहता है। तो एक बात तो अगर तुमको नहीं पता है तो बता देते हैं, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी का दोनों का बर्थडे आता है। ठीक है, तो लॉजिक टू ट्रिक क्या है? ताशकंद, शास्त्री, अयूब। तो ताशकंद एग्रीमेंट इंडिया से शास्त्री ने किया था और पाकिस्तान से अयूब ने किया था। कि फैक्ट रिमेंबर के एग्रीमेंट को अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई थी, जो अभी मैंने तुमको बताया। ठीक है, ताशकंद 1966 में। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछ सकता है एंड फ्यूचर इन एग्जाम, तो हु mediated the Tashkent Agreement of 1966 Indian between India and Pakistan? तो ऑप्शन 1 USA, ऑप्शन 2 यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन 3 सोवियत प्रीमियर एलेक्स कोशेगिन, ऑप्शन डी UK प्राइम मिनिस्टर। सो ऑप्शन नंबर सी सॉवरेन प्रीमियर एक्सी कोशेगिन ने की थी यूएसएसआर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, 8 शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नॉट लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 8 शेड्यूल में नहीं है मणिपुरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गोंडी, ऑप्शन नंबर सी नेपाली, ऑप्शन नंबर डी डोंगली। ऑप्शन नंबर बी जो लैंग्वेज में नहीं है डोंगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर 1 मणिपुरी, ये इसलिए ये नहीं है मणिपुरी, इसलिए ये गलत है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी 8 शेड्यूल में है, इसलिए आंसर ये गलत है। मणिपुरी मेथी को 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के जरिए 8 शेड्यूल में ऐड किया गया था। ऑप्शन नंबर बी डोंगी ये 8 शेड्यूल में नहीं है, इसलिए ये सही है क्योंकि डोंगी सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के गोंड ट्राइब्स द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इसको 8 शेड्यूल में शामिल करने की मांग लंबे समय से चल रही है,
पर ये 8th शेड्यूल पर पार्ट नहीं है, ठीक है। डोंगी अभी पार्ट नहीं है 8th शेड्यूल के। अब क्वेश्चन नंबर सी, नेपाली 8th शेड्यूल में है इसलिए ये गलत है। नेपाली को भी 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में कोंकणी और मणिपुरी के साथ जोड़ा गया था। और ऑप्शन नंबर डी, डोगरी 8th शेड्यूल में है इसलिए ये गलत है, क्योंकि डोगरी 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत बोडो, मैथिली और संथाली के साथ ऐड किया गया था। तो याद रखना कि डोगरी जो है वो 92 में जोड़ा गया था, 92 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है। और 71 के जरिए जोड़ा गया था नेपाली, ठीक है, कोंकणी और मणिपुरी, ठीक है। याद रखना है इसको अच्छे से। अब देखो ये टॉपिक पूछा गया है इंडियन पॉलिटी, कहाँ से पूछा गया है? इंडियन पॉलिटी से, एम लक्ष्मीकांत से। चैप्टर है ऑफिशियल लैंग्वेज शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 8th शेड्यूल, और ये PYQs में पूछा है। तो यस, ये पिछले आ चुके हैं 8th शेड्यूल की 22 लैंग्वेज पर UPSC 10 बार सवाल पूछ चुका है। तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। CDS 1 2019, CDS 2 2022 खास तौर पर पूछा गया था कि इंग्लिश, राजस्थानी और भोजपुरी 8th शेड्यूल में है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर है कि आंसर क्या है? इंग्लिश, राजस्थानी, भोजपुरी और गोंडी 8th शेड्यूल में नहीं है। क्या है? नहीं है। इंग्लिश, राजस्थानी, भोजपुरी और गोंडी 8th शेड्यूल में नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि करंट में था कि ट्राइबल लैंग्वेज के प्रिजर्वेशन और गोंडी हो और भीली को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने की मांग को लेकर पार्लियामेंट और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में मल्टीपल डिबेट हुई है, ठीक है। लॉजिक टू ट्रिक मेमोरी क्या है हो सकता है? 22 शेड्यूल लैंग्वेज अमेंडमेंट फॉर्मूला। ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल पहले था 1950 में कितना लैंग्वेज था? जो कि 14 लैंग्वेजेस थी। फिर 21 अमेंडमेंट एक्ट्स 1967 से सिंधी एगो जुड़ा, ठीक है। क्या है? एगो जुड़ा प्लस एस, क्या जुड़ा? सिंधी जुड़ा। 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली क्या जुड़ा? 3 ठो जुड़ा। तो एगो प्लस 3 गो 4 गो हुई है, ठीक है। क्या है? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। कमक सॉल्ट, ठीक है, नमक सॉल्ट। अब देखो फिर 1902 अमेंडमेंट एक्ट 2003 से बारदोली, बोडो, डोगली, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगली, मैथिली, संथाली 4 जुड़ा। क्या है? BDMS, ठीक है। मतलब बोर्ड मास रूल इन मैथ, बोर्ड मास रूल इन मैथ, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक जुड़े गए हैं। अब देखो इंग्लिश ट्रैप, देखो UPSC का इंग्लिश, राजस्थानी, भोजपुरी, गोंडी, टुलू 8th शेड्यूल में नहीं है, ठीक है। 22 लैंग्वेज में सिर्फ एस है, KMS है और KMN और बॉड मास वाला है, ठीक है, BDMS वाला। अब ये कैसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में? तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल 92। देखो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में कौन कौन सा जोड़ा गया था? तो 4 गो जोड़ा गया था। 4 गो क्या था? बोडो था, बोडो मास वाला याद करने था, बोडो था, डोगरी था, और क्या था? मैथिली और संथाली था ना यार, मैथिली और संथाली था। देखो कहाँ गया? मैथिली, संथाली और मैथिली था, ठीक है। तो बॉड मास वाला याद करना, तुमको तुरंत याद हो जाएगा। 1 और 2 सही है। क्या है? 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन ए में नहीं है 1 और 2, ऑप्शन डी में 1 2 4 है, ऑप्शन 3 में सी है 2 3 है, ठीक है। सो ऑप्शन डी में 1 2 3 4, ऑप्शन बी में है 1 2 4। क्या है? बॉड मास का बोडो, डोंगली, कोंकणी, ठीक है। तो 71 अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी। कोंकणी किससे हुआ था? 71 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी यार। स्लिप 2 होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एशियंट इंडियन समृद्धि लिटरेचर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसाइडेड पार्ट ऑफ द इंडियन एशियंट इंडियन समृद्धि लिटरेचर। क्या है? ऑप्शन 1 है पुराणाज, ऑप्शन नंबर है रामायण, ऑप्शन नंबर 3 है कल्पा सूत्रा, ऑप्शन नंबर डी है 4 है वेदास। सो
कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए में 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी में 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी में 3 4 है, ऑप्शन नंबर सी में 1 2, ऑप्शन नंबर डी में 1 2 3 4। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 2 3। लेट्स चेक कैसे सही है, कौन कौन से। तो एशियन इंडिया में लिटरेचर को दो मुख्य कैटेगरी में बांटा गया है। श्रुति मतलब जो सुना गया हो, ठीक है, जैसे डिवाइन, डायरेक्टली रिवील्ड, ठीक है, और स्मृति जो याद रखा गया हो, ठीक है, रिमेम्बर्ड ऑथोराइड बाय ह्यूमंस। तो ऑप्शन नंबर 1 पुरानाज ये मतलब स्मृति लिटरेचर को का पार्ट है, ठीक है। पुरानाज पोस्ट वैदिक कंपोजिशंस है जिसमें मैथे लेजेंड्स और हिस्ट्री याद रखी गई है, लिखी गई है, स्मृति कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी रामायण, ये भी स्मृति लिटरेचर के पार्ट है। एपिक इतिहास जैसे रामायण और महाभारत ह्यूमन कंपोजिशन है जो जनरेशनल, ठीक है, मेमोरी पर बेस्ड है, इसलिए इसे स्मृति में शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 कल्पासूत्र, कल्पासूत्र स्मृति लिटरेचर का पार्ट है। वेदांगास के कल्पा रिचुअल्स, रूल्स और जैन ट्रेडिशनल के कल्पा सूत्र का सेकेंडरी टेक्सेस है जो ह्यूमन मेमोरी पर बेस्ड है, इसलिए इन्हें बॉर्डर्स स्मृति लिटरेचर के हिस्सा माना जाता है। और पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वेदास, ये वेदास स्मृति लिटरेचर का पार्ट नहीं है। वेदास ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा का श्रुति डेट विच इज हेयर्ड माना जाता है, ठीक है। श्रुति क्या माना था? जो विच इज हेयर्ड, ठीक है, और माना जाता है क्योंकि इनको डिवाइन रेलिवेंट माना गया है, इसलिए ये स्मृति नहीं है, ठीक है। ये कौन सा है? विच इज हेयर, जो आप सुन करके किए हैं, ठीक है। ऋग्वेदा है, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, वेदास, ठीक है। अब देखो ये टॉपिक पूछा गया था एसेंट एंड मिडिवल इंडियन बाई पूनम दलाल धैया से, RS शर्मा एसेंट हिस्ट्री NCERT से, और टॉपिक था वैदिक पीरियड एंड एसेंट इंडियन लिटरेचर, श्रुति वर्सेस समृद्धि ट्रेडिशंस। श्रुति क्या था? जो सुना हुआ हो, और समृद्धि क्या था? जो लिखा हुआ, ठीक है। अब PYQ से ये कैसे है? तो ये PYQ में श्रुति वर्सेस समृद्धि और वैदिक लिटरेचर क्लासिफिकेशंस पर UPSC CDS NDA में 6 से 7 बार सवाल पूछे जा चुके हैं, और 5 मतलब CDS 1 2018, CDS 2 2021 वेदांगास और पुरानास के क्लासिफिकेशन पर डायलेक्ट मैच द फ्लोइंग आया था। CS 2017 में मैच द फ्लोइंग श्रुति टेक्सेस वेदास उपनिवास में आया था, ठीक है। करंट में ये टॉपिक करंट मतलब कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा इंडियन नॉलेज सिस्टम और एसेंट संस्कृत टेक्सेस प्रिजर्वेशन कैंपेन के दौरान श्रुति समृद्धि क्लासिफिकेशन और एसेंट लिटरेचर मीडिया में रेगुलरली पब्लिश होता रहा है, ठीक है। दैट्स द रीज़न, ये उठा के पूछ लिया गया। अब इसको याद करने का ट्रिक टू लॉजिक क्या है? बस एक रूल याद रखो, वेदास ऑलवेज श्रुति डिफाइन रेलिवेशन, ठीक है। वेदास क्या है? ऑलवेज श्रुति डिफाइन रेलिवेशन, ठीक है। और 4 वेदास गलत है, स्टेटमेंट 4 को एलिमिनेट करो, ठीक है, तो गलत हो जाता है। अब ऑप्शन सी में चूज करना है तो पुरानास, रामायणास और कल्पसूत्र तीनों वैदिक पोस्ट वैदिक रिमेम्बर्ड टेक्सेस है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अब देखो श्रुति वेदास उपनिषद है, और समृद्धि इपिक्स पुरानास सूत्र है। श्रुति हेयर्ड मतलब श्रुति जो किया गया है सुनकर, ठीक है, और समृद्धि है रिमेम्बर्ड जो पढ़कर, ठीक है, याद करके, ठीक है। तो ये वाला तुमको याद रहेगा ही, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इन आस्क इन फ्यूचर इन एग्जाम, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सेस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ श्रुति लिटरेचर? तो ऑप्शन नंबर 1 है क्या है? उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी संहिताज, ऑप्शन नंबर 3 है मनुस्मृति। तो ऑप्शन कौन सा गलत सही है? ऑप्शन नंबर ए होगा सही, 1 और 2। मनुस्मृति इज ए क्या है? समृद्धि टेक्स है। मनुस्मृति इसे समृद्धि टेक्स है। उपनिषद और समितिस ये है क्या है? श्रुति लिटरेचर से, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज इंडियन फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर? सरोजनी नायडू ऑप्शन नंबर बी है, सुचिता कल्पनानी ऑप्शन नंबर सी है, विजया लक्ष्मणी पंडित ऑप्शन नंबर डी है, हंसा मेहता। सो ऑप्शन नंबर बी है सुचिता कृपलानी इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इंडिया। ऑप्शन मतलब सुचिता कृपलानी इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। सरोजनी नायडू इंडिया की पहली वुमेन गवर्नर थी। उत्तर प्रदेश की गवर्नर 1947 से 1949 के चीफ मिनिस्टर नहीं थी, गवर्नर थी सरोजनी नायडू। सुचिता कृपलानी सही है। सुचिता कृपलानी अक्टूबर 1963 में उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी थी। उन्होंने 1963 से 1967 तक रिजर्व किया और वो किसी भी इंडियन स्टेट की पहली महिला चीफ मिनिस्टर वुमेन सीएम बनी थी। ठीक है, और ये विजय लक्ष्मणी पंडित ये भी गलत है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की बहन कौन है? ये जवाहरलाल नेहरू की बहन है विजय लक्ष्मणी पंडित। उन जनरल असेंबली की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट 1973 में बनी थी और कैबिनेट मिनिस्टर रही थी पर सीएम नहीं रही थी। ये क्या रही थी? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रही थी विजय लक्ष्मणी पंडित। ठीक है, जो कि जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी और कैबिनेट मिनिस्टर भी रही थी पर सीएम नहीं थी। हंसा मेहता ये भी गलत है क्योंकि ये प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, एजुकेटर और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ड्राफ्टिंग में इंक्लूड थी पर सीएम नहीं थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था लूसेंट से, जनरल नॉलेज, इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत, स्टेट गवर्नमेंट अपेंडिक्स फर्स्ट इन इंडिया से, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से। ये क्वेश्चन पहले डायरेक्ट फैक्चुअल स्टैटिक क्वेश्चन CDS NDA F कैट 8 से 10 बार पूछे, अलग अलग फॉर्म में आ चुका है। CDS 2016, CDS 2019। फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजनी नायडू, फर्स्ट वुमेन CM सुचिता कृपलानी मैच करने का क्वेश्चन आया था। ठीक है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन है? सरोजनी नायडू। फर्स्ट वुमेन सीएम थी सुचिता कृपलानी। ये करंट में था वुमेन की गवर्नेंस और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डिबेट। सितंबर 2023 में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास होने के वक्त हिस्टोरिकल फीमेल लीडर सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू के कंट्रीब्यूशंस को नेशनल मीडिया में हाईलाइट किया गया था। अब देखो ये ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है गवर्नर सरोजनी, चीफ मिनिस्टर कृपलानी। ठीक है, और ट्रैप क्या है? यूपीएससी हमेशा गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के ऑप्शन को मिक्स करता है ताकि कैंडिडेट सरोजनी नायडू और सुचिता कृपलानी में कंफ्यूज हो जाए। सीएम सुचिता कृपलानी जो कि यूपी में 1963 में बनी थी, फर्स्ट सीएम सुचिता कृपलानी। ठीक है, फर्स्ट सीएम कौन है? सुचिता कृपलानी। ये क्वेश्चन हाउ टू मतलब फ्यूचर में कैसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस? के बाद फर्स्ट गवर्नर बनी थी सरोजनी नायडू बनी थी। कौन बनी थी? सरोजनी नायडू जी। और क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, भारत रत्न और इंट्रगल ह्यूमनिज्म्स क्या है? ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ऑप्शन नंबर 1 है सी राजागोपालाचारी वाज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न, या ऑप्शन नंबर 2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनिशिएटिव द कंसेप्ट ऑफ इंट्रगल ह्यूमनिज्म। विच आर द ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी और बोथ आर करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है सही है इसलिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 सही है इसलिए क्योंकि राजा गोपालाचार्य वाज द फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ द भारत रत्न, बिकॉज भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत 1954 में हुई थी। पहली साल 1954 में ये अवार्ड 3 लोगों को दिया गया था। केवल 3 लोगों को दिया गया था। जब ये शुरुआत हुई उसी टाइम ये 3 लोगों को दिया गया था। पहला थे सी राजागोपालाचारी, इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट, और CV रमन नोबेल ल्यूरेटेन फिजिस्ट। ठीक है, ल्यूरिएट फिजिक्स, और सी राजागोपालाचारी, उन तीनों में से एक ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है।
अब ऑप्शन नंबर 2 क्यों सही है? क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनिशिएटिव कंसेप्ट इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, क्योंकि एकता मनावाद मतलब मनावाद का फिलॉसफी कंसेप्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 1965 में दिया था भारतीय जनसंघ के बॉम्बे सेशन में। इसका एम था इंडिजीनियस इंडिया सोशल इकोनॉमिक मॉडल देना जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म दोनों से अलग हो, इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। तो ये टॉपिक पूछा गया था इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 18 अवार्ड्स और एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिक्स इन इंडियन साइंस इंडिपेंडेंस चैप्टर इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस पॉलिटिकल थिंकर से। और ये टॉपिक था नेशनल हॉनर्स भारत रत्न एंड मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से। क्या ये क्वेश्चन पहले आ चुका है? तो यस, भारत रत्ना फैक्ट्स और दीनदयाल उपाध्याय की फिलॉसफी पर यूपीएससी, सीडीएस, सीएसई और कैफ में 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सीडीएस 1 2020 और सीडीएस 2 2022 में भारत रत्न के रूल्स और स्टार्टिंग ईयर्स 1954 पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। कैफ में 2019 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पॉलिटिकल थॉट इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये करंट में भी बना हुआ था। ईयर 2024 में भारत रत्न रिकॉर्ड 5 लोगों का कपूरी ठाकुर, LK अडवाणी, PK नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को दिया गया था। इस वजह से भारत रत्न अवार्ड न्यूज़ में बहुत वायरल हुआ था, इम्पॉर्टेंट रहा था। दीनदयाल उपाध्याय जयंती अंत्योदय दिवस 25 सितंबर हर साल गवर्नमेंट द्वारा ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, अब देखो इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे। तो जब ये 1954 में आया था तब इसको स्लिप 3 लोगों को दिया गया था और वो 3 लोग थे राजा गोपालाचारी, राधाकृष्णन और रामा CV रमन थे। ठीक है, 3 लोगों को दिया गया था जब ये आया था 1954 में और वो 3 लोग ये थे, तीनों R से है। RRR फिल्म देखा था ना तुम लोग ने? तो ये RRR याद रखना। ठीक है, और देखो ये दीन गरीब ह्यूमैनिटी दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म्स थे। ठीक है, और भारत रत्न 1954 इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ठीक है, अब देखो ये है कैसे पूछ सकता है मतलब फ्यूचर इन एग्जाम में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न पोस्टुमसली इन 2024 में? पोस्टुमसली 2024 में तो किसने 2024 में मिला था? ऑप्शन नंबर 1 कपूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर B MS स्वामीनाथ, ऑप्शन नंबर 3 PV नरसिम्हा राव। तो ऑप्शन नंबर C इज राइट, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तीनों को मिला था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 फेमस इंस्टीट्यूट आर देयर लोकेशंस। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड देयर लोकेशंस इज आर करेक्टली मैच? ऑप्शन ए है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडी शिमला, ऑप्शन बी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस नैनीताल। सो विच ऑफ द आंसर इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर A 1 2, ऑप्शन नंबर B 2 3, ऑप्शन नंबर C ओनली 1, ऑप्शन नंबर D ओनली 2। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 और 2। कैसे ऑप्शन नंबर A सही है तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर A इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी IIAS शिमला, ये IIAS शिमला ये सही है क्योंकि ये राष्ट्रपति निवास मतलब वाइस रीगल लॉज शिमला लोकेटेड है। शिमला हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, इसको 1954 में स्टेबलाइज किया गया था। 1965 में डॉक्टर S राधाकृष्णन ने इनॉग्रेट किया था। ऑप्शन बी सही है क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA न्यू दिल्ली में IIPA स्टेट न्यू दिल्ली में ही है। इसको 1954 में सिविल सर्वेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च के लिए सेटअप किया गया था। ऑप्शन नंबर D 3 क्यों गलत है? क्योंकि शिमला है स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस नैनीताल, शिमला स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस न्यू दिल्ली, ओल्ड NJNU
पास में लोकेटेड है, ना कि नैनीताल में। ये यहाँ इंडियन फॉरेन सर्विस IFS ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, अब ये पूछा गया था लूसेंट जनरल नॉलेज इंडियन पॉलिटी M लक्ष्मीकांत अपेंडिसेस इम्पॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड हेडक्वार्टर से। ये टॉपिक नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड प्रीमियर एकेडमिक रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया से। और ये पहले PYQs में आ चुका है, ट्रेनिंग एकेडमीज और प्रीमियर इंस्टीट्यूट में हेडक्वार्टर्स पर CDS और NDA 7 से 8 बार क्वेश्चन आया है। CDS 2017 में, CDS 2021 में लबाशना। ठीक है, लबाशना मसूरी सवेपन्नापा हैदराबाद, IIP ये न्यू दिल्ली और IGNFA देहरादून मैच करने का पूछा गया था। ठीक है, SAP NPS। ठीक है, अब देखो ये करंट में था फॉरेन डिप्लोमेट्स और इंडियन फॉरेन सर्विस ओट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के चलते सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज न्यू दिल्ली लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में प्रेस रिलीज में न्यूज़ में रहता है। ठीक है, रहता है। अब देखो ये ट्रिक कैसे है, इसको हमेशा याद रखो। फॉरेन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में है। फॉरेन मिनिस्ट्री डिप्लोमेसी की ट्रेनिंग नैनीताल में नहीं बल्कि न्यू दिल्ली में होगी, तो ऑप्शन नंबर गलत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाता है। IIAS शिमला, ये IIAS शिमला ये क्या है, कोल्ड हिल स्टेशन फॉर एडवांस थिंकिंग है। IIPA और SSIF दिल्ली कैपिटल गवर्नमेंट डिप्लोमेसी में है। तो IIAS शिमला, SSIFS न्यू दिल्ली। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम में कैसे पूछ सकता है इन फ्यूचर, तो इन फ्यूचर पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज़ नॉट लोकेटेड इन देहरादून, सो ऑप्शन नंबर 1 है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी। ऑप्शन नंबर B है इंडियन मिलिट्री अकेडमी। ऑप्शन नंबर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना। ऑप्शन नंबर D वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन नंबर C राइट है, क्योंकि ये देहरादून में नहीं मसूरी में है। क्या है, लबासना का L से लाल, B से बहादुर, S से शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल, N से नेशनल, A से अकेडमी और A से एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। अब होगा खतरा, कल्चरल फेस्टिवल्स। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या है भाई, क्वेश्चन है कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इरोक सिम इज़ ए फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड बाय द संथाल कम्युनिटी। और ऑप्शन नंबर B है संगकिन इज़ अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, तो ऑल आर करेक्ट, क्योंकि बोथ आर करेक्ट है, दोनों सही है। इरोक सिम इस फेस्टिवल है किसका, सेलिब्रेट संथाल करते हैं, जो इरोक संथाल ट्राइब झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार का एक प्रमुख एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। ये आश्रान मंथ जून जुलाई खेती के वक्त सोइंग सीजन बीज बोने रोपा से के शुरुआत में मनाया जाता है। इसमें बोंगा स्पिरिट्स को फॉवल मुर्गी की बलि, क्या है, बोंगा स्पिरिट्स को फॉवल मुर्गी की बलि देकर अच्छी फसल की प्रार्थना की जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्यों सही है, देखते हैं। क्योंकि संगीन इज़ ए बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये संकेन तेरावादा बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ जैसी कामती, सिंगपो तंगशा ट्राइब्स द्वारा अरुणाचल प्रदेश खासकर नामसी डिस्ट्रिक्ट और असम के कुछ हिस्सों में मनाया जाए। और सबसे बड़ा फेस्टिवल है ये अप्रैल में महीने में न्यू ईयर वाटर फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लॉर्ड बुद्धा की प्रतिमाओं को अपनी पानी से स्नान
कराया जाता है, स्नान कराया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। और ये टॉपिक पूछा गया था नितिन सिंघानिया से, इंडियन आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी 11 इंट्रोडक्शन ऑफ टू इंडियन आर्ट, टॉपिक है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ ट्राइबल एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया। तो ये टॉपिक पूछा गया था, नॉर्थ PYQ में टॉपिक था नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल और ट्राइबल हार्वेस्ट फेस्टिवल पर UPSC 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़रूरी है। CDS 1 2021, CDS 2 2023 में नॉर्थ ईस्ट के वेस्ट वाटर न्यू ईयर फेस्टिवल जैसे लोशर, संकेन, बिहू और ट्राइबल फेस्टिवल सोहरी करम पर मैचिंग क्वेश्चन आ चुके हैं। ये करंट में था। तो हर साल अप्रैल अरुणाचल प्रदेश के नामसाई डिस्ट्रिक्ट में संकेन वाटर फेस्टिवल ग्रांड लेवल पर सेलिब्रेट होता है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म उत्सव पोर्टल द्वारा प्रमोट किया जाता है। संथाल कम्युनिटी के फेस्टिवल रोकसिम सोहराई भी ट्राइबल मिनिस्ट्री के प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव के कारण न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, अब ये ट्रिक क्या है, लॉजिक इसका, इरोक क्या है भाई, ये अर्थ एग्रीकल्चर पर है। ठीक है, अर्थ एग्रीकल्चर संथाल का है, इरोक ई अर्थ सोइंग सीड्स बाय संथाल। ठीक है, संकेन सन वाटर बुद्धिस्ट संग साउंड्स लाइक ए सन बाथिंग लॉर्ड बुद्धा विथ वाटर इन अरुणाचल प्रदेश, याद रखना ही वाला। ठीक है, संकेन संग वाटर मतलब संकेन साउंड्स लाइक ए सन बाथिंग लॉर्ड बुद्धा विद द वाटर अरुणाचल प्रदेश, इरोक सिम संथाल संकेन बुद्धिस्ट वाटर फेस्टिवल। ठीक है, इरोक क्या है, सिम संथाल का है, संकेन है बुद्धिस्ट का वाटर फेस्टिवल। ये हाउ टू आस्क फीचर इन एग्जाम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन न्यू ईयर वाटर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द त्रिवर्धा बुद्धिस्ट। ऑप्शन ए है लोशर, ऑप्शन नंबर बी है संकेन, ऑप्शन नंबर सुलुंग, ऑप्शन नंबर बी है हॉर्नबिल। तो ऑप्शन नंबर बी संकेन है। ठीक है, संकेन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 18, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। मैट्री इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मैत्री इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड किसके बीच है भाई, एक बांग्लादेश, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी है थाईलैंड के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है, बांग्लादेश नहीं है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है क्या है, समृति है। ठीक है, संप्रीति। ठीक है, संप्रीति। इंडिया और बांग्लादेश के बीच मतलब मैत्री एक्सरसाइजेस नाम की पैसेंजर ट्रेन चलती है और बंगो सागर नवा एक्सरसाइज होती है, इसलिए स्टूडेंट मैत्री देख कर बांग्लादेश मार्क कर देते हैं, पर मिलिट्री एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन बी थाईलैंड सही है। एक्सरसाइज मैत्री इंडियन आर्मी और थाईलैंड रॉयल थाई आर्मी के बीच होने वाली एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसको मेन फोकस काउंटर टेररिज्म और जंगल वारफेयर होता है। ऑप्शन सी मलेशिया, इंडिया और मलेशिया के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है हारिमू शक्ति। ठीक है, हारिमू शक्ति है। ठीक है, याद रखना, इंडिया मलेशिया के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है हारिमू शक्ति यार। ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका, ये गलत है, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है मित्रा शक्ति आर्मी एंड स्लाइनेक्स नेवी। ठीक है, मित्रा शक्ति श्रीलंका के बीच में होने वाली है मित्रा शक्ति। ठीक है, अब ये पूछा गया था ईयर बुक डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेक्शन करंट अफेयर कॉम्पिटिशन से और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विथ अदर नेशन से। तो ये पहले PYQs में था, जॉइंट क्या है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पर CDS NDA के AFC कैट मतलब AFCAT में हर साल 15 बार से मतलब 15 बार 1 से 2 साल मतलब 1 से 2 क्वेश्चंस गारंटी आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन गारंटी आते हैं हर साल। ठीक है,
तो CDS-1 2020, CDS-2 2022, CDS-1 2024 एक्सरसाइज मैट्री थाईलैंड, मित्र शक्ति श्रीलंका, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया और हैंड इन हैंड चाइना पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब देखो करंट में ये टॉपिक था कि नहीं। तो एक्सरसाइज मैट्री 2024 फॉर्म्ड उम्रोज मेघालय में कंडक्ट हुई थी और अपकमिंग एडिशंस डिफेंस मिनिस्ट्री के PYB प्रेस रिलीज में रेगुलरली पब्लिश होते हैं। ठीक है, तो PYB न्यूज़ ज़रूरी है। अब देखो ये क्या है, इसको ट्रिक देखो। मैट्री थाईलैंड आर्मी एक्सरसाइज, मित्र शक्ति श्रीलंका आर्मी एक्सरसाइज, संप्रति बांग्लादेश आर्मी एक्सरसाइज और हरिमऊ शक्ति मलेशिया आर्मी एक्सरसाइज। क्या है, इसका निमोनिक है थाई में मतलब थाई में क्या है, थाईलैंड में मैत्री श्रीमित्रा श्रीलंका मित्र शक्ति। ठीक है, तो इसको याद रखना अच्छा से। अब ये एग्ज़ाम में मतलब इन फ्यूचर इन एग्ज़ाम में कैसे पूछ सकता है। तो मैच द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज विद रिस्पेक्टिव कंट्रीज। मित्र शक्ति मलेशिया में था, देख लो, याद कर लो अच्छा से पहले। और हरिमऊ शक्ति श्रीलंका और मैत्री थाईलैंड। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा, मित्र शक्ति श्रीलंका का है। ठीक है, हरिमऊ शक्ति है मलेशिया का। ऑप्शन सी का एकदम सही है, मैत्री शक्ति थाईलैंड का है। ठीक है, याद रखना भाई, इसको बड़ी मेहनत लगता है पढ़ाने में यार। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस SCS क्राइटेरिया क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर स्पेसिफाइड फॉर गारंटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू स्टेट इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन 1 है हिली एंड डिफिकल्ट ट्रेन। ऑप्शन 2 है इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेसेस। ऑप्शन 3 है स्ट्रेटेजिक कोस्टल जोन। ऑप्शन 3 है सीजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर A 1 2, ऑप्शन नंबर B 2 3 4, ऑप्शन नंबर C 1 2 4, ऑप्शन नंबर D 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर 3 C होगा 1 2 4, 3 हट गया है। क्यों, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर C क्यों है, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए 5 स्पेसिफिक क्राइटेरिया तय की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, हिली एंड डिफिकल्ट ट्रेन मतलब पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में कंस्ट्रक्शन और कनेक्टिविटी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर B है इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस। ये जिन जगहों मतलब जिन राज्यों में रोड्स पावर इंडस्ट्री पर कैपिटा इनकम पूछी हुई है, ठीक है, मतलब पिछी हुई है, उतने एक्स्ट्रा सेंट्रल हेल्प की ज़रूरत होती है, इसलिए ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 क्यों गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 इसलिए गलत है क्योंकि एक्चुअल क्राइटेरिया स्ट्रैटेजिक लोकेशन अलॉन्ग बॉर्डर विथ नाइबरिंग कंट्रीज इंटरनल बॉर्डर है, कोस्टल जोन समुद्री तहत नहीं है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन 4 क्यों सही है, क्योंकि लो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। जिन राज्यों में ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा हो या मतलब जनसंख्या घन कम हो, उन्हें स्पेशल डेवलपमेंट असेसमेंट मिलती है, इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। 5th क्राइटेरिया नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन में नहीं है, नॉन अवेलेबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस। ठीक है, स्टेट रेवेन्यू जनरल में कमी। ठीक है, क्या होगा, अब देखो ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया था, ये टॉपिक पूछा गया है, तो ये टॉपिक पूछा गया है इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, चैप्टर सेंट्रल स्टेट रिलेशन पब्लिक फाइनेंस एंड इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। और टॉपिक है मतलब गाडगिल मुखर्जी फॉर्मल स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और SCS 2 स्टेट्स। पहले पूछा जा चुका है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 14-15 फाइनेंस कमीशन डिवॉल्यूशन
और गड़गिल फार्मूला पर यूपीएससी कम से कम 8 से 10 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अच्छा, फाइनेंस कमीशन जो है रहता है ना हर साल, जो ये आता ही है, ठीक है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिटीज़ 2019, सिटीज़ 2021, 5th 14th और बेस्ड बदलाव और सेंट्रल ग्रांट रेशियो 10 90 10 वर्सेस 60 40 पर डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन आए थे। सी यूपीएससी सीएससी 2018 में फाइनेंस कमीशन एलोकेशन क्राइटेरिया पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये टॉपिक करंट में था। आंध्र प्रदेश और बिहार द्वारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग रेगुलरली यूनियन बजट सेशन और पार्लियामेंट में उठाई गई थी। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा क्लैरिफिकेटरी सिस्टम्स देने के कारण SES क्राइटेरिया नेशनल न्यूज़ में ट्रेंडिंग में था। अब ये लॉजिक टू ट्रिक क्या है भाई? लॉजिक टू ट्रिक ध्यान से पढ़ो। स्ट्रैटेजिक कोस्टल जोन, कोस्टल स्टेट्स जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु अनुमन इकोनॉमिकली रिच होते हैं, इसलिए कोस्टल होने बैकवर्डनेस का रीज़न नहीं होता। ये रियल रूल इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 B और D कट जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? C राइट है। और देख लो निमोनीस क्या है, इसका याद करने का HITBF क्या है, और 5 क्राइटेरिया क्या है इसका भाई? इसका जो है क्या है, यहाँ पे देखो, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का 5 क्राइटेरिया क्या है? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का 5 क्राइटेरिया है। हिल ट्रेन, इंटरनेशनल बॉर्डर, स्ट्रेटेजिक का ट्राइबल पॉपुलेशन, लो डेंसिटी, बैकवर्डनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक और फाइनेंस नॉन वायबल, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया है और हिल ट्राइबल बॉर्डर, ठीक है। हिट BF याद करोगे तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को क्या याद आ जाएगा? हिट BF, ठीक है। तो इन कैसे पूछ सकता है? व्हाट इज द सेंट्रल असिस्टेंस रेशियो ऑफ सेंचुरली स्पॉन्सर स्कीम्स CSS इन द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? ऑप्शन नंबर D 9 10, ठीक है। 90-10 90% ग्रांट एंड 10% स्टेट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 20। फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? ऑप्शन ए है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी अशोका। ऑप्शन नंबर ए होगा आचार्य नरेंद्र देव, फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन ए सही है। कैसे? तो आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP के फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। जब ये पार्टी 1934 में पटना बिहार में बनी थी, उनके साथ जयाप्रकाश नारायण JP पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने थे, इसलिए आचार्य नरेंद्र देव प्राइमरी फाउंडर थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू गलत इसलिए है क्योंकि ये ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी के समर्थक थे, समर्थक थे, ठीक है। पर वो कांग्रेस के मेन स्ट्रीम लीडर बनने रहे थे। उन्होंने CSP की डायरेक्ट ठीक है संस्थापना नहीं की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी C मोतीलाल नेहरू इसलिए गलत है क्योंकि मोतीलाल नेहरू CR दास के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। CSP के उनका कोई लेना देना नहीं था। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की 1923 में स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी अशोका मेहता इसलिए गलत है क्योंकि अशोका मेहता CSP कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अर्ली मेंबर जरूर थे, पर मेन फाउंडर प्रेसिडेंट की आचार्य मेन फाउंडर कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेन फाउंडर थे आचार्य देव और जयप्रकाश नारायण आते हैं। जैसे यूपीएससी में नंद देव होने पर वहीं प्रायोरिटी आंसर होते हैं, ठीक है।
अब ये पूछा गया था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बाय राजीव आखिर स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा और इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस से टॉपिक था नेशनल मूवमेंट 1919 से 1939 इमर्जेंस ऑफ लेफ्ट विंग एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये बहुत मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना किसने की थी भाई? अभी तो पढ़े थे, देखो क्या है, तुम लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हो यार। आचार्य नंद देव ने की थी इसका। ठीक है, अब ये पहले मतलब PYQ में पूछा जा चुका है, तो जी हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 पर UPSC CSE कम से कम 6 से 7 बार क्वेश्चन पूछे चुका है। UPSC CS प्रीलिम्स 2015 में रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो जयप्रकाश नारायण बॉयकॉटिंग कांग्रेस एक्ट पर आया था। और CDS 2018 CDS 2020 में क्या है, CPS फाउंडिंग ईयर 1934 फाउंडर आचार्य नंद देव JP पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। और ये करंट में था, तो फ्रीडम ऑफ फाइटर्स के एनिवर्सरीज जयप्रकाश नारायण जयंती 11 अक्टूबर, आचार्य नंदा देव और इंडियन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री कमर्सरेशंस में PIB और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पोर्टल्स में हाईलाइट आते हैं। ठीक है, अब ये इसको देखो, निमोनिक्स क्या है भाई, लॉजिक। तो सोशलिस्ट मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 फाउंडर फॉर्मूला क्या है, देव प्लस जेपी क्या हो गया, प्रेसिडेंट था इसके आचार्य नंद देव और जनरल सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण और ईयर 1934 में पटना में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी 1923, आचार्य नंदा देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। ठीक है, इसमें तुम गलत मत कर देना, मोतीलाल नेहरू पहले थे 1923 में क्या स्वराज पार्टी का, और आचार्य नंदा देव थे क्या CSP कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। ठीक है, 1934 में। ठीक है, अब देखो इसको इन फ्यूचर इन एग्ज़ाम में कैसे पूछ सकता है, तो इन विच ईयर एंड प्लेस वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्टेबलाइज्ड। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्टेबलाइज कब हुआ था? 1934 पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। तो ये वाला हो गया है क्वेश्चन नंबर 21। हम लोग करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, इससे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद।